हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का खंड क। आज के इस वीडियो में खंड ख को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर इस वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएगा, 50 नंबर मिल जाएंगे। याद रखेंगे, खंड क हमने करा दिया है, जिसमें हमने 50 नंबर आपको पहले ही कंप्लीट करा दिया है। 50 नंबर यदि खंड ख को भी आप पढ़ लेते हैं आपका तैयार हो जाएगा। क्या पढ़ना है तो मात्र में ये 6 टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 50 नंबर पक्का। वो क्या क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश हम पढ़ेंगे, तो इसको हम जानेंगे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद महत्वपूर्ण श्लोक को हम जानेंगे जिसको अनुवाद करना होता है हिंदी में। सब हम कराएंगे, आपको समझ में आएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण मुहावरे होते हैं, या हम कह सकते हैं इसी में कि व्याकरण। ठीक है ना, आपसे व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है ना, उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध होता है, उसको भी हम जानेंगे। महत्वपूर्ण पत्र लेखन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लेटर पूछ लिया जाता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें और अपना जो 50 नंबर है इसको कंफर्म करके ही जाएं। और केवल ऐसा नहीं कि वीडियो आपको देखना है, भैया हम आपके प्रति सीरियस हैं, आप भी अपने प्रति सीरियस रहकर और कॉपी पेन लेकर बैठें। ठीक है, नहीं लिए हैं कॉपी पेन ले लीजिए, उसके बाद बैठिए। बात समझ के होंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी के साथ मैं आपको कहूँगा कि जीत लो हर एक लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर एक लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आते हैं, वक्त नहीं मेरे दोस्त। तो अभी हमारे पास समय है, समय का सही इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना, समय चला जाएगा, फिर से आने वाला तो है नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं जी। सबसे पहले संस्कृत गद्यांश पूछता है जो 7 नंबर में, इसको हम कंफर्म करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब सबसे पहले तो हमें संदर्भ करना है, उसके बाद हिंदी में इसका अनुवाद भी करना है। तो पढ़ लेते हैं जी क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि संस्कृत साहित्य से, देखिए थोड़ा सा हिंदी ये थोड़ा कठिन होता है संस्कृत में, तो मैं बहुत बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। तो अगर हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको समझकर थोड़ा सा आप इसको अपने तरफ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्यश्च भाषा भारवी भवभूतस्य योदो महाकवय स्वकिम किन्य ग्रंथ रत्ने यदापि पाठे काना हृदय विराजयन्ते इम भाषा अस्माभिः मातसम सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत माता स्वतंत्रता गौरव अखंडता संस्कृत केमच्व संस्कृत नेव सुरक्षित क्या लिखा गया है? शक्यन्तु इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठ चाष्टी। तो ये हमारा एक पैराग्राफ दिया है। अब इसको हमें पहली बात तो संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, एक बात यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहली बात, इसको पढ़ने से हमें कुछ चीजें हैं जो कॉमन मिल रही हैं। क्या मिल रही है हमें? कॉमन हमें चीज मिल रहा है संस्कृत शब्द। देख रहे हैं यहाँ पे संस्कृत आ गया है, फिर से आप देखेंगे तो भाषा एक कॉमन शब्द आ रहा है, संस्कृत फिर से भाषा, फिर से आप देखेंगे तो आगे भी हमें देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा मिल रहा है, भाषासु मिल रहा है, संस्कृत यहाँ पे मिल रहा है, संस्कृति नेव, तो ऐसे हमें मिल रहे हैं। तो इससे हमें ट्रिक से हमें पता कर लेना है कि ये किस पाठ्य का है। तो यहाँ पे भाषा और आधुनिकता आपने पढ़ा होगा संस्कृत, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका देखिए सिंपल सा आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के खंड में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? संस्कृत भाषाया
तो आपको पता चल गया कि संस्कृत ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आ रहे थे, भाषा शब्द आ रही थी, तो उससे आपको पाठ्य याद हो गया। अदरवाइज यदि आपको इस पर कोई दिक्कत आती है, मतलब संदर्भ में आपको पाठ्य का नाम ही लिखना होता है, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड ख के संस्कृत भाषाय महत्व नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे आप बोल देंगे जी। बात आप समझ गए हैं। अगर आप कहें तो इस पर हम ट्रिक से भी बता देंगे आपको एक पर्सनली वीडियो में कि आप कैसे पहचानें कि किस पाठ से लिया गया है। बात समझ गए। अब हम देखेंगे कि इसका जो अनुवाद होता है वो कैसे करते हैं। तो अब देखिए यही ज़्यादा मेन होता है, इसी को समझना। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। देखिए कह रहा है संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भी आदि भाषा भारवी अवभूतस्य, मतलब भाष भारवीय अवभवती आदि महाकाव्य, मतलब महाकवि स्वकीन्य, मतलब अपने ग्रंथ रत्नों, मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अदापि पाठ्यकाना हृदय विराजयन्ते। मतलब यहाँ तक क्या बात हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं, जैसे वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भी भाष भारवी और भवभूतस्य आदि महाकवि स्वकीन्य, मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अपने पाठकों के, जो पाठ्य इनके पढ़ते हैं, अपने पाठकों के हृदय में विराजयन्ते, मतलब विराजमान हैं। मतलब ये जो वाल्मीकि है, महर्षि व्यास हैं, ये सभी ये अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा जो अपने इनके शिष्य हैं, जो पढ़ते हैं इनके पाठ्य को, उनके हृदय में आज भी विराजमान है। यही बात कहा गया। फिर से कह रहा है इम भाषा, मतलब यह भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय और वंदनीय। इसका मतलब हुआ इम भाषा, यह भाषा अस्माभिः, मतलब हमारे मत सम, मतलब माता के समान, सम्माननीय, मतलब सम्माननीय और वंदनीय, मतलब यह जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ठीक है ना, यही बात है। फिर से कह रहा है यतो भारत मातु स्वतंत्र अखंड गौरव अखंडत्व संस्कृत के मच्चु संस्कृत तिनव सुरक्षित सक्यंतु। इसका मतलब क्या हुआ कि यतो मतलब क्योंकि, मतलब हमारी जो यह भाषा है हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। क्योंकि यतो मतलब क्योंकि, ठीक है ना। भारत मातु मतलब भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृत के मच्चु मतलब सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नेव सुरक्षितु सक्यंतु, मतलब संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर सुने तो इम भाषा, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। यही बात कहा जा रहा है, सक्यंतु मतलब की जा सकती है। अगला कह रहा है इम भाषा, मतलब यह, मतलब इम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु मतलब सबसे, सर्वासु भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम मतलब प्राचीन है और श्रेष्ठ चाष्टी मतलब श्रेष्ठ भी है। मतलब इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठ चाष्टी, मतलब यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ हैं। तो ये हुआ इसका अनुवाद। थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाकर और थोड़ा सा फोकस होकर पढ़िएगा 2-3 बार 3 बार 4 बार, तो थोड़ा बहुत आप अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है ना। ऐसे तो ये थोड़ा हार्ड तो होता ही है, मैं मानता हूँ दोस्त, मैं मानता हूँ कि थोड़ा हार्ड होता ही है, बट हमें सभी ने पढ़ना है, जो इजी हो या हार्ड हो। अब परीक्षा का मतलब, एग्जाम का मतलब ही होता है कि आपको ऐसे कुछ चीज़ें दिए जाएं जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई हो, तभी तो आप मजबूत बनेंगे। तो इसीलिए हमें इस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जितना आप करेंगे उतना ही आएगा।
देखिए वही बात अनुवाद में हमने यहाँ पे लिखा है, आप अनुवाद फिर से नीचे हेडिंग डालकर फिर से यहाँ से लिखिएगा। देखिए कह रहा है ना, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवीय और भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अपने पाठकों के, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। तो यहाँ तक हमने क्या जाना, यहाँ से यहाँ तक विराजयन्ते तक, यहाँ तक जाना। फिर से यह भाषा अस्माभि मातसम सम्माननीय और वंदनीय च, मतलब कह रहा है कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। फिर से कह रहे यह तो भारत माता स्वतंत्रता गौरव अखंडता संस्कृत के मच्चो संस्कृत नेव सुरक्षित शक्यंतु, मतलब क्योंकि भारत माता, देखिए फिर से यहाँ से कहा जा रहा है वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। ठीक है ना। फिर से यह कह रहा है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। यहाँ पे कह ना रहा है जी कि इन संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठ शास्त्री। तो यहाँ तक ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इतना आपका कंप्लीट होता है। आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा आपके लिए। चलिए ले लिए होंगे। चलिए जी, तो ये हुआ आपका 7 नंबर, यहाँ से कंप्लीट होता है। दोस्त ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी गर्मी में भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हिंदी की भी तैयारी आपकी स्टार्ट हो गई है, तो इसकी भी अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा। अगला कहता है कि श्लोक जो है उसको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ नहीं पूछता है, ज़्यादा अनुवाद ही पूछता है। अनुवाद हमें सिंपल वे में करना होता है। देखिए 7 नंबर का ये टॉपिक है। फिर से तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इसी प्रकार एक श्लोक देगा, उसका अनुवाद करना है। यहाँ पे हमें अनुवाद लिख दिया है, बट पहले हम समझते हैं जी। कह रहा है सुख्यार्थी, मतलब सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनम सुख्यम, सुख्यार्थी वा तयाजेद विद्या, विद्यार्थी वा तज्यादेद सुखम। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सुख्यार्थिनम मतलब सुख की इच्छा रखने वाले, कुतो विद्या, कुतो मतलब विद्या को छोड़ देनी चाहिए। मतलब सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, मतलब जो सुख चाहेगा उसको विद्या कहाँ मिलेगी। वही बात है सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अब कुतो विद्यार्थिनम सुख, और जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाले हैं, विद्या को ग्रहण करने वाले हैं, उसको सुख कहाँ। यही बात है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अब विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। अगला कह रहे हैं सुख्यार्थी वा तयाजेद विद्या, मतलब सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। जिसको सुख चाहिए उसको विद्या नहीं मिल सकती, तो सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। अब विद्यार्थी वा तजेद सुख्यम, और जो विद्यार्थी हैं उसको सुख को त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सिंपल सा है, आपने समझ लिया। सुख्यार्थिनम कुतो विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, अब विद्या की इच्छा करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सुख कहाँ। अगला कह रहा है सुख्यार्थिनम वा तयाजेद विद्या, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। अब विद्यार्थिनम वा तयाजेद सुखम, अब विद्यार्थियों को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। वही बात यहाँ पे अनुवाद करके हमने लिखा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख्यार्थम कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, अब विद्या चाहने वाले जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसीलिए सुख्यार्थिनम वा तयाजेद विद्या, मतलब इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थिनम वा तयाजेद सुखम, अथवा विद्यार्थी की इच्छा, मतलब विद्या के इच्छा करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको सुख छोड़ देनी चाहिए। तो ये हुआ, यहाँ से आपको फिर से 7 नंबर आपका कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे जी। ले लिए होंगे। चलिए
अब देखिए अगला हमारा आता है, देखिए अगला, अभी तक 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अगला आता है निम्नलिखित लोक्यांतिकों एवं मुहावरों को किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। 2 नंबर में ये हिंदी व्याकरण से अब हमारा स्टार्ट हो गया है। मतलब इनमें से एक का हमें सबसे पहले तो इसके मुहावरे का अर्थ लिखना है, उसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। जैसे कह रहे हैं मुंह फुलाना। मुंह फुलाना मतलब क्या होता है भैया, ठीक है ना, हाथ पीला करना, दाल में काला होना, और सावन हरे ना भादो सूखे। ये सब 2024 वाले प्रश्न है भैया। तो आप क्या करेंगे, मुंह फुलाना मतलब क्या होता है, नाराज होना या रूठ जाना। तो हम लिख देंगे रूठ जाना, या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नाराज होना। ठीक है जी। दूसरा क्या है, हाथ पीला करना मतलब शादी हो जाना, या हम कह सकते हैं विवाह हो जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ना कि निर्मला की पढ़ाई पूरी होते ही उसका हाथ पीला हो गया। तो हाथ पीला मतलब निर्मला की पढ़ाई कंप्लीट या पूरी होते ही उसकी क्या हो गई, शादी हो गई। ऐसे आप प्रयोग करके अपने क्लास 12 के स्टूडेंट है भैया, इतना तो कर ही लेंगे। दाल में काला होना, दाल में कुछ काला होना का मतलब है संदेह होना, संदेह होना, या हम इसको कह सकते हैं हाथ दाल में काला होना का मतलब संदेह होना, या हम कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ होना। तो आप लिख सकते हैं। अगला सावन हरे ना भादो सूखे। सावन हरे, सावन में हरा भी नहीं होगा, भादो में सूखेगा भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक दशा में एक जैसा रहना। अरे भैया तो ये बातें हैं, ठीक है ना, इस पर आप वाक्य में प्रयोग कर ही सकते हैं। हमने एक ही ना करना है, कोई भी को कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल में कह देंगे कि मोहन को मिठाई न देने पर मोहन ने मुंह फुला लिया। तो ये भी एक क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। समझ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। अगला कह रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 5 नंबर में पूछा जाता है। इस पर हम पर्सनली वीडियो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो बताएंगे आपको कि कैसे अपठित गद्यांश को करते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर वाला टॉपिक है, इसको हम आगे देख लेंगे। अगला कह रहा है 11 का क। ये हमारा 2 नंबर का फिर से पूछेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करें। मतलब इसमें सही अर्थ का चयन करना है। सबसे पहला कह रहे हैं वसन और व्यसन। तो वसन मतलब वस्त्र होता है और व्यसन मतलब आदत होता है। तो वसन मतलब देखिए वस्त्र और आदत, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा कोई पढ़ना ही नहीं है। अगला कह रहा है अन्य और अन्य। मतलब देखिए यहाँ पे त्र जो है ना, इससे हमें पता चलता है अन्य मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। तो यहाँ पे अनाज कहाँ पे है, अनाज और दूसरा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से 2 नंबर हमें मिल गए। अगला कह रहा है ख 2 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखिए। मतलब इनमें के 2 का सही अर्थ लिखना है। चपला, चपला मतलब क्या होता है आपको पता है? चपला मतलब होता है बिजली, या दूसरा हम कह सकते हैं विद्युत। ठीक। अगला कह रहा है कि जीवन, जीवन मतलब क्या है, जिंदगी। जीवन मतलब हम जिंदगी कह सकते हैं, या दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि प्राणधारक। जिसके पास जो प्राण धारा हुआ है, प्राण जिसके अंदर है, वो जीवन है वो। ठीक है ना। शिव मतलब क्या होता है, महादेव। शिव मतलब महादेव, या मंगल भी होता है। दूसरा क्या होता है जी, कल्याण होता है। अगला क्या होता है, शिव मतलब शंकर भी होता है।
ठीक है, तो ये सभी इसके हो गए। तो केवल एक करना है था, मैंने 2 का सभी का लिख दिया है। आप इस सभी को याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही शब्दों का सही चयन करें। मतलब यहाँ पे कह रहा है जो शिक्षक देता है, शिक्षा देता है, जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं भैया? यहाँ पे लिखा है टीचर, मतलब शिक्षक या नेता, अभिनेता या संत। भैया सिंपल सा शिक्षक हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा वही देता है जो शिक्षक होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, वही बात है, ठीक है ना, कि एक शब्द का चयन करना है कि पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? प्यासा, या जो तरसित होते हैं, या विपासा होते हैं, या विपासु। तो याद रखेंगे पीने की जो इच्छा रखने वाले होते हैं, पीने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। याद रखेंगे पिपासु, प्यासा नहीं, पिपासु कहते हैं। अगला कह रहा है 2 नंबर मार्क्स मिल गए कि किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। इसमें से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कह रहा है कि अंजलि आपकी पुत्री अंजलि बहुत बुद्धिमान है। मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं कि आपकी जो पुत्री है, आपकी पुत्री जो अंजलि है बहुत बुद्धिमान। लड़कों के लिए यूज किया जाता है, तो लड़कियों के लिए बुद्धिमती कहा जाता है, बुद्धिमती है, ठीक है ना। आपकी पुत्री अंजलि बहुत ही बुद्धिमती है। कृपया करके मेरे घर पधारिए। इसका क्या हो जाएगा कि कृपया मेरे घर पधारिए, ऐसे होता है, ठीक है ना। बात आप समझ गए। केवल यहाँ पे कर ये नहीं रहेगा, ये कर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है तुम मन लगाकर पढ़ाई, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तो यहाँ पे केवल सब ये सही है, ये टोटल सही है। यहाँ पे करना नहीं करनी हो जाएगा, पढ़ाई करनी चाहिए। बात आप समझ गए हैं, ठीक है ना। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं। अगला आता है 12। देखिए यहाँ से आपका रस, छंद और अलंकार याद रखेंगे आप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रस, दूसरा होता है छंद और तीसरा होता है अलंकार। ये तीनों से आपका रस से 2 नंबर, छंद से 2 नंबर, अलंकार से 2 नंबर मिलता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। पहला है रस को आप में याद रखना है, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इतना आपको याद रखना है। परिभाषा देना होता है, उदाहरण भी लिखना होगा, तब जाकर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इस पर हमने 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा भी दिया है, फिर भी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए कराएंगे जी, निश्चिंत रहना है आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम कराएंगे आपको 2 नंबर यहाँ से। अगला कह रहा है कि उपमा अलंकार, फिर से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमेय अलंकार, ये चारों अलंकार तैयार करना है, परिभाषा उदाहरण देकर बताना है। याद रखेंगे ये सभी अथवा में रहेंगे, ठीक है ना। 2 ही आपको देगा, कह देगा हास्य रस और श्रृंगार रस, हास्य रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। तो 2 आपको देगा ऑप्शन में, एक का कोई का आपको परिभाषा उदाहरण लिखना होगा, सभी का नहीं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल भी मिस ना करें, इसलिए सभी तैयार कर ले। क्या दिक्कत है भैया, ठीक है ना। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, क्योंकि अलंकार तो बहुत सारे होते हैं, रस भी वीर रस हो गया, तो इस प्रकार बहुत सारे रस हैं, बट हमें 3 हमने बता दिया। दोहा, चौपाई, ये आपको तैयार कर लेना है, इसका परिभाषा और उदाहरण। इससे भी आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ से, टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने इतना कुछ जान लिया, ठीक है ना। व्याकरण हमारा कंप्लीट होने के साथ अब हमारा यहाँ पे आ जाता है पत्र लेखन। देखिए पत्र, मैंने जहाँ तक अभी तक देख रहा हूँ कि पत्र आपको इन्हीं तीनों में से कोई पूछ लिया जाता है हर साल। थोड़ा सा इसी को घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला यहाँ पे कह दिया कि नगर के सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखिए। नगर की सफाई हेतु, तो नगर की सफाई हेतु मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन मकसद सफाई करना है।
इसी को कह देगा नालियों के मरम्मत हेतु नगर पालिका के पास या जिला अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए, तो इस तरीके से आ सकता है। तो इसको हम लिखवाना सिखा भी दिए, फिर भी इस बार भी हम सिखाएंगे यदि आप कमेंट करते हैं कि पत्र लेखन पर वीडियो बनाइए। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं एक ही वीडियो में तीनों पत्र को करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र, बैंक से लोन लेने के लिए एक पत्र आता है। और तीसरा होता है नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना होता है। किसके लिए? नियुक्ति पत्र हेतु। तो ये आपका कितने नंबर में? 6 अंक दिलाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो ये पत्र लेखन हुआ जो 6 नंबर देगा। अब यहाँ पे हमारा आता है निबंध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर केवल ये निबंध दिलाएगा। यहाँ पे हमने कुछ निबंध को लिख दिया है जिसको आपको तैयार करना है। देखिए सबसे पहली है बेरोजगारी समस्या और समाधान। अगला कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना, समस्या और समाधान। अगला कह रहा है भ्रष्टाचार, इसकी भी समस्या और समाधान। जनसंख्या वृद्धि, समस्या और समाधान। महिला सशक्तिकरण की सामाजिक विकास, समाज के विकास, इस पर भी। जीवन में खेल कूद का महत्व, तो खेल कूद का क्या महत्व है ये इस पर भी आता है। भारतीय किसान पर भी आता है, इनकी क्या समस्या और समाधान है ये बताना होगा। मेरे प्यारे साहित्यकार, तो मेरे प्यारे साहित्यकार पर भी आपका आ जाता है। तो ये हुआ आपका इम्पॉर्टेंट जो निबंध है। यदि इन सभी को आपको, लेकिन निबंध याद नहीं करना हो तो 1-2 बार पढ़ लेंगे ना, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हेडिंग वाइज हेडिंग आप लिखेंगे, फिर भी इन पर हम कराएंगे वीडियो, आपको सब लाएंगे। केवल मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आप कहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि कराऊंगा, कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं इन सभी टॉपिक की स्टडी के लिए, तो ठीक है ना। तो यहाँ से हमें 9 नंबर मिल गए। देखिए अभी तक लगभग आधे घंटे तो आपको वीडियो हो ही गया होगा। उस टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं केवल आपसे एक ही बात कहूँगा कि मन लगाकर अभी आप पढ़ाई कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। और कोई भी टॉपिक आपको इस चैनल पे कराया जा रहा है, सब्र के साथ उसको स्टडी कीजिए। आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देख लेंगे, तब आप कहेंगे कि सर आपने सही कहा था, सब आपने पढ़ाया था वो सब आया था, ठीक है ना, उसी में से आया था, ऐसा आप कहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा आप खुश भी होंगे। तो ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अदरवाइज मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्री में आपको जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ होंगी, आवश्यक PDF नोट्स होंगे, आवश्यक वीडियो होंगी, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बात आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको दिया जा रहा है नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक, तो वहाँ पे ज्वाइन होकर यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक भी है, तो स्टडी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।